हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 के क्लास 6 में हैं। दिस इज एसएमई। और एसएमई में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन स्टार्ट किया था। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला देख लिया था, 3 एग्जाम्पल भी देख लिए थे, एक इंडिविजुअल में, एक डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में। उसके बाद से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाली थी, एक चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाली। बाकी सब प्रॉपर्टीज लर्निंग वाली थी। यस, कोई कुछ कह रहा है? ओके, नाउ सी। अब आज 2 मैथमेटिकल क्वेश्चंस बच गए हैं जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन से रिलेटेड आते हैं। वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन और करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। ये क्वेश्चन से ही समझा जा सकता है। करेक्शन में देखना जरा, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया। सपोज करो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ या स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउ सी करेक्शन। करेक्शन में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, लेट n इज इक्वल टू, मीन ले लो आप, कुछ भी अपनी मर्जी से ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20। एंड समेशन x इज, मीन इज 20, बाद में पता चला 2 ऑब्जर्वेशंस, two observations 10 and 12 were wrongly taken as 10 and 12 were wrongly taken as 11 and 8. Old standard deviation is 15. Find the new standard deviation. देखो बच्चे, इसमें क्या दिया होता है कि कौन सा डेटा हमारा इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट डेटा हमें दिया हुआ है। बता सकते हो कौन सा इनकरेक्ट है? हाँ, तो 11 एंड 8 आर इनकरेक्ट डेटा। इनको हटा करके रिप्लेस करना है 10 एंड 12 से, और नए स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टैंडर्ड डिविएशन का ना पहले फॉर्मूला लिखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन ओल्ड विल बी इक्वल टू रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n ओल्ड का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू बी 15। समेशन एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, ओल्ड अपॉन 20, और ओल्ड मीन भी हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन में जरूर ओल्ड मीन हमें दिया होगा, जो कि डेटा इनकम्प्लीट है। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इफ राइट डाउन मीन इज 18। अगर मीन 18 है तो हमें निकालना है। तो देखो, ओल्ड मीन हम यहाँ पे यूज कर देंगे 18 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, मीन ही तो है समेशन x बाई एन। देखो, 2 चीजों की वजह से वैल्यू गलत आती है, वो है समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन x। तो समेशन x ओल्ड डाल देंगे, ये ओल्ड डाल देंगे, सब कुछ ओल्ड डाल देंगे, तो ये भी ओल्ड वाली ही वैल्यू आएगी। तो पहले ओल्ड वाला निकाल लेते हैं, फिर नए वाले निकाल करके फिर पुट कर देंगे तो करेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड अपॉन 20, और माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324। अब देखना जरा, इधर है 225 प्लस आ जाएगा 324 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड अपॉन 20। तो समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड विल बी इक्वल टू 20 इंटू 225 प्लस 324,
549, तो 549 इंटू 20, दिस इज 10980। ये समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड की वैल्यू आई है बच्चे, तो ध्यान दो। न्यू समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर में से जो इनकरेक्ट वैल्यूज थी उनका कौन सा फॉर्म माइनस करना है? क्या 11 और 8 हम सब्ट्रैक्ट कर दें? 11 का स्क्वायर, हाँ, यस, क्योंकि ये जब सम हुआ होगा तो स्क्वायर बन करके ऐड हुआ होगा ना, तो जब बाहर निकालेंगे तो उसमें भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ही बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे ऐड करेंगे। सिर्फ निकालना नहीं, हमें रिप्लेस करना है। 10 एंड 12 उनकी जगह पे डालेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो व्हाट इज ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर? 10980 माइनस 121 माइनस 64 प्लस 100 प्लस 144। अब बस इसको निकाल देना। 10980 हमारे उस पे हैं ही, माइनस 121 माइनस 64 प्लस 100 प्लस 144, ये पूरी वैल्यू आ गई 11039। लेकिन खाली इससे बात नहीं बनेगी, ये तो खाली समेशन एक्स स्क्वायर न्यू आया है और स्टैंडर्ड डिविएशन में तो हमें मीन भी चाहिए ना और समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो अब न्यू समेशन एक्स भी निकालेंगे, तो उसके लिए फंडा क्या है? ओल्ड मीन इज इक्वल टू ओल्ड समेशन एक्स, या फिर आप इनकरेक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो, ओल्ड भी यूज कर सकते हो, अपॉन एन। ओल्ड मीन वाज हाउ मच? 18 और n is 20, तो 18 is equal to old summation x by 20, which implies old summation x is equal to 18 into 20, that is 360। तो न्यू समेशन x आ जाएगा, न्यू समेशन x विल बी इक्वल टू ओल्ड समेशन x माइनस रॉन्ग वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज। तो ओल्ड समेशन x is 360, old summation x is 360 minus wrong values. Which are wrong values? 11 and 8। तो माइनस करेंगे 11 माइनस करेंगे 8 और उनकी जगह पे रिप्लेस करेंगे 10 एंड 12। इलेवन 8 19, तो 360 माइनस 19 प्लस 22, दिस इज 363। तो अब न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो रूट अंडर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस न्यू समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी इक्वल टू रूट अंडर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज न्यू समेशन एक्स स्क्वायर? 11039, 11039 अपॉन n, n is 20 माइनस न्यू समेशन x is 363 बाई n is 20। n में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का केस है। बच्चे अगर ये डेटा रिमूवल का केस होता तो n पे भी जरूर फर्क पड़ता, n की वैल्यू कुछ ना कुछ कम आती। तो यहाँ पर आ जाएगा 11039 अपॉन 20, 11039 डिवाइडेड बाई 20, 551.95 माइनस ब्रैकेट में 363 डिवाइडेड बाई 20, फिर ब्रैकेट उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, फिर अंडर रूट, यह आ गया 14.91। तो ये तरीका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन को करेक्ट करने का। अगर इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है तो नया समेशन एक्स स्क्वायर और नया समेशन एक्स निकाल करके फिर पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन सही हो जाएगा। क्लियर बच्चे, सबको आया समझ में? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन था और एक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसे हमने कंबाइंड मीन पढ़ा था
वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी होते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो, क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो। मान लो कि n1 है 90, सपोज करो, n2 है 60। फर्स्ट ग्रुप का मीन है 20, सेकेंड ग्रुप का मीन है 15। फर्स्ट ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन ऑल द वैल्यूज आर टेकन टुगेदर। तो फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ सी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है उसको समझने के लिए दो टर्म आपको छोटे छोटे सीखने पड़ेंगे। क्या आपको कंबाइंड मीन याद है? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला किसको किसको याद है, जल्दी बोलो। दो ग्रुप का कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो इस तरीके से कंबाइंड मीन निकालते हैं। यहां से कंबाइंड मीन निकाल लो आप। फॉर दिस एग्जाम्पल x12 बार विल बी इक्वल टू n1 इज 90 इंटू 20 प्लस 60 इंटू 15 अपॉन 90 प्लस 60। दिस इज 1800 प्लस 900 अपॉन में 150। 9 8 17 2 2700 by 150. So how much is this one? 270 divided by 15, that is 18. तो देखो, जब भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो पहला स्टेप यही है कि आपको कंबाइंड मीन निकालना ही पड़ेगा। दूसरा स्टेप है कि आप इस कंबाइंड मीन से डेविएशन निकालो। D1 एक टर्म होता है जो कि मॉडुलस होता है कंबाइंड मीन से फर्स्ट मीन का डेविएशन, और D2 होता है कंबाइंड मीन से सेकंड मीन का डेविएशन। देखो तो जरा, कंबाइंड मीन इज 18 एंड व्हाट इज फर्स्ट मीन? फर्स्ट मीन इज 20। तो 18 और 20 के बीच का गैप हो गया 2, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ले रहा है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो नेगेटिव नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज 18 माइनस 15। 18 माइनस 15 इज 3। अब जब ये दोनों आ गए तो अब जो फॉर्मूला लिखेंगे वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब आप इन टर्म्स को समझ चुके हो कि व्हाट इज D1 एंड व्हाट इज D2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड को उसी तरीके से लिखते हैं, सिग्मा 1 2, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू D1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू D2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। अब आप सारे टर्म को जान रहे हो ना। व्हाट इज n1? पता है n1 कितना है हमारा, 90, और ये है 60। n2, n1 इज 90, सिग्मा 1 स्क्वायर गिवन है, n2 गिवन है, सिग्मा 2 स्क्वायर गिवन है, n1 गिवन है, D1 हमने निकाल लिया है, हमें पता है कि नाउ व्हाट इज D1। D2 भी पता है, n2 भी पता है, n1 भी पता है, n2 भी पता है। अब किस बात की देरी है, पुट कर दे? तो बस पुट कर दो वैल्यूज को। n1 इज 90, यस, हाँ हाँ, इससे पहले नहीं बताया है, आज ही करा रहे हैं ना ये, और क्वेश्चन के अंदर ही बताया, पढ़ाया भी नहीं मैंने अभी अभी से पहले। n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, n1 आ गया, सिग्मा 1 इज 8, तो 8 का स्क्वायर, सिग्मा 2 कितना था, 6, 6 का स्क्वायर प्लस
90 इंटू D1 तो निकाला हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू D2 इज 3 का स्क्वायर अपॉन में N1 प्लस N2 यानी 90 प्लस 60। तो सिग्मा 12 इज इक्वल टू 90 इंटू 8 जा 64 प्लस 60 इंटू 36 प्लस 90 इंटू 4 360 प्लस 3 जा 9 6 जा 54 540 अपॉन में 150। नाउ वी हैव द कैलकुलेटर, तो 90 इंटू 64 निकाल लेंगे। 90 इंटू 64 इज इक्वल टू 5760 प्लस ब्रैकेट में 60 इंटू 36 फिर प्लस 360 प्लस 540 पूरी चीज आ रही है 8820 डिवाइडेड बाय 150 58.8 और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। दिस इज 7.66। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो एक ही बार में सब कुछ टाइप कर देने से सीधा रिजल्ट आ जाता है। आपका सिंपल होगा तो आप पहले ये निकालोगे अलग अलग, फिर ऐड करोगे तो फिर न्यूमरेटर अलग आएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में रूट लोगे, तब जाकर के फोर्थ स्टेप में आपको वैल्यू आएगी। तो ये आ गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद लास्ट सब टॉपिक है टॉपिक 2 का। अभी हम लोग डिस्पर्शन ही कर रहे हैं। डिस्पर्शन में नया टॉपिक है सीवी। सीवी का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। डू नॉट यूज वेरिएंस, वेरिएंस नहीं यूज करते। वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वर्ड में काफी डिफरेंस है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड CV का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो बेस्ट मेजर पता है किसको माना जाता है? CV को। जब भी हमें किसी दो ग्रुप को या दो कैटेगरी को कंपेयर करना होता है तो फिर हम CV ही निकालते हैं, क्योंकि CV में स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया और मीन भी आ गया। तो इसका रेशियो सबसे अच्छा माना जाता है CV के थ्रू। अब CV अगर किसी चीज का मान लो इफ देयर आर टू टाइप्स CV A इज लेस देन CV B, सो व्हाट स्टेटमेंट वी कैन यूज? अगर A की CV कम है तो हम यूज कर सकते हैं A इज लेस डिस्पर्स्ड। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर डिस्पर्स्ड के बारे में पूछा गया है तो जिसका CV कम आएगा हम लिखेंगे वो लेस डिस्पर्स्ड है। तो ऑटोमेटिकली B क्या हो गया? मोर डिस्पर्स्ड। A इज मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या? विच हैज लॉन्ग लाइफ, जो ज्यादा चलने की क्षमता रखता है, कंसिस्टेंट। A इज मोर स्टेबल, यानी CV कम होना अच्छी बात है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो कंसिस्टेंट वर्ड स्टेबल बोथ मीन्स सेम चीज। और क्या हो सकता है? वेरिएबल। A इज लेस वेरिएबल। A इज लेस वेरिएबल। ये सब वर्ड्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं तो हमें CV ही निकालना होता है। CV ही निकालना होता है। एक क्वेश्चन कराते हैं। वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो क्रिकेट से एग्जांपल ले लेते हैं। सबका फेवरेट होता है क्रिकेट, तो क्रिकेट से एग्जांपल लेते हैं। अ बैट्समैन स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 60 रन्स एन इनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अभी फर्स्ट लाइन से ये पता लग रहा है कि एक मैच खेला जा रहा है जिसमें सामने वाली ओपोनेंट टीम इज पाकिस्तान। अभी तो इतना क्लियर है। पाकिस्तान ओपोनेंट सुन करके ही खुश हो जाते हैं, नहीं? The standard deviation of the runs scored by him was 12। लेकिन इधर कौन सी टीम है ये नहीं पता है।
A year later against Australia, his average came down to 50 runs an inning and the standard deviation of the runs scored fell down to 9. तो जब पाकिस्तान के साथ खेल रहा है तब उसका क्या हाल है, और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, एक बैट्समैन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं. 50 runs an inning and the standard deviation of the runs scored fell down to 9. Therefore, it is correct to say that his performance was worse against Australia and that there was lesser consistency in his batting against Australia. चलो, एक बैट्समैन की बात हो रही है. किस कंट्री से है? सपोज कर लो इंडिया से ही है. पाकिस्तान के साथ जब वो मैच खेला तब का उसका रिकॉर्ड रखा गया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तब का उसका रिकॉर्ड रखा गया. एवरेज, उस बैट्समैन का एवरेज कितना बना और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? जब वो पाकिस्तान के साथ खेल रहा था तो 60 एवरेज आया. देयर इज अ लैंग्वेज. अ बैट्समैन स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 60 रन्स एन इनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. एक इनिंग में 60 रन्स उसने बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, और वहीं पर 50 रन्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. तो 50 while playing with Australian team. Standard deviation was 12 and 9. अब पूछा है कि is it correct to say that his performance is worse against Australia, कि उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ खराब खेला या पाकिस्तान के साथ खराब खेला, एंड दैट देयर वाज लेसर कंसिस्टेंसी. वही है वर्स, मतलब दैट इज लेसर कंसिस्टेंसी. तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे. अब ध्यान से सुनो. निकालेंगे दोनों में सीवी. जब उसने पाकिस्तान के साथ खेला तो उसका सीवी क्या था, और जब उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तो उसका सीवी क्या था. सीवी जिसमें ज्यादा आएगा यानी वहां उसने खराब खेला, वहां पे कंसिस्टेंट ज्यादा नहीं हो पाया. तो देखते हैं किसमें सीवी कितना आता है. सीवी फॉर पाकिस्तान, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100. 12 बाई 5 ये आ गया 20%. परसेंट में निकालते हैं सीवी हमेशा. CV against Australia is mean is 50. अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर रखते हैं ना. 9/50 into 100. 52 जा, ये आ गया 18%. तो CV कहाँ कम है? CV ऑस्ट्रेलिया में कम है. CV ऑस्ट्रेलिया में कम है. इसका मतलब है he was more consistent. He was more consistent मतलब उसने अपनी ढंग से परफॉर्मेंस बना करके रखी थी. बेटर परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के साथ था. मोर कंसिस्टेंट विथ ऑस्ट्रेलिया. तो ये जो उसके बारे में राय बनाई गई है कि वो ऑस्ट्रेलिया, हिज परफॉर्मेंस वाज वर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये राय गलत है. मोर कंसिस्टेंट विथ ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के लिए अच्छा प्लेयर है. पाकिस्तान के साथ खेलता है तो ढंग का रन नहीं बना पाता. उससे अच्छा उसको अगर ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट उतारा जाए तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है. अब आप कहोगे मैम आपने ये एग्जाम्पल क्यों लिया? ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये सही में क्रिकेट टीम जब सेलेक्ट की जाती है तो सोच करके कि किस टीम के अगेंस्ट खेलना है, तो पिछले परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है बैट्समैन का. वहां डिसाइड किया जाता है कि इनका सीवी कब कम था, यानी ये किस प्लेयर के साथ, किस टीम के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट थे, उसी टीम के अगेंस्ट में इनको उतारा जाएगा. ऐसे हर प्लेयर का रिकॉर्ड रखा जाता है. ठीक है, ये समझ में आई बात क्वेश्चन? तो इसलिए कमेंट करने को जो कहा है इज इट करेक्ट जो पूछा है, तो हम बोलेंगे सो द ओपिनियन इज रॉन्ग अबाउट द बैट्समैन. ओपिनियन इज रॉन्ग क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बेटर खेला है, उसका सीवी कम आया है. तो आप ये कैसे ओपिनियन बना सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. ठीक है, ये तो आ गया होगा सबको समझ में. अब एक क्वेश्चन आपसे, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मान लो एक टॉस हुआ,
सुनो, सारा क्वेश्चन सुनने पे हम लिखने वाले कुछ नहीं है। टॉस हुआ, सामने वाली टीम टॉस जीत गई और उसने बैटिंग करने का सोचा। उसने हमारे सामने हाई स्कोर 320 का टारगेट डाल दिया है। हमारे टीम में भी अलग अलग बैट्समैन हैं। अब बीइंग अ कैप्टन आपको डिसाइड करना है कि किस बैट्समैन को पहले भेजना है। आपके पास हर बैट्समैन और उसके रैंकिंग कार्ड आपको दिए जाते हैं, फाइल। आपको डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो आप किस बैट्समैन को पहले उतारोगे, जिनका सीवी कम है या जिनका सीवी ज्यादा है? ठीक है, अभी तो आपने जवाब दे दिया जिनका सीवी कम है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमारा टारगेट होगा कि 320 बहुत बड़ा टारगेट है, तो कुछ तो रन बनाए कोई बैट्समैन। और जब दो बैट्समैन के पेयर जब अच्छा रन बनाने लगते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है, चल भाई एक एक रन ही लेकर के कुछ तो स्कोर बढ़ाओ। तो वैसे बैट्समैन का सीवी कम होगा जो हर बॉल के साथ इक्का दुक्का रन लेकर के भी कुछ ना कुछ रन बना रहा है। अब फिर दूसरा सुनो सवाल। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में हम हमेशा कम सीवी वाले को उतारते हैं। स्टार्टिंग में लेस सीवी प्लेयर को उतारते हैं ताकि वो कंसिस्टेंट बना रहे, जल्दी आउट नहीं होगा और पिच पे रह करके कुछ ना कुछ रन बना करके कुछ स्कोर बढ़ाएगा। टू स्कोर गुड रन्स, टू स्कोर मोर रन्स। लेकिन अब लास्ट में रह गया है एक ओवर। एक ओवर बचा हुआ है, ध्यान से सुनना। लास्ट में देयर इज ओनली 1 ओवर और हमें चाहिए 20 रन। अब क्या करें? अब अगर उस बैट्समैन को ही रहने देते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी हमने देखी है कि उसका एवरेज रन रेट जो है एक ओवर में 6 गया है, यानी 6 बॉल पे 6 रन बना लेता है वो। अब वो जैसे बनाता है उसकी मर्जी। क्या उसी को हम लास्ट में उतारेंगे, सीवी कम वाले को उतारेंगे या सीवी ज्यादा वाले को उतारेंगे? ज्यादा वाले से आप क्या समझते हो? सीवी ज्यादा होने का मतलब समझते हो स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होने का मतलब है कि वो हो सकता है ऐसा प्लेयर है जो सीधा एक बॉल पे 6 मारता है और अगले बॉल पे 0 ले लेता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं जिनको 6 और 4 का ज्यादा ये रहता है, नशा रहता है। तो वैसे प्लेयर का सीवी ज्यादा आएगा। तो अब हम रिस्क नहीं लेंगे। अब लास्ट में कंसिस्टेंट प्लेयर को उतारने का कोई फायदा नहीं है, हार नहीं हारना है। इसलिए चलो एक चांस लेते हैं और ज्यादा सीवी वाले को भेजते हैं, उसका जोश बढ़ा करके भेजते हैं। अगर वो मार दिया, 3 छक्का अगर मार दिया या 4 मार दिया, हम ऐसे ही जीत जाएंगे। तो ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, इन सब के पीछे स्टैटिस्टिक्स होता है। तो लास्ट में हम मोर सीवी वाले को उतारेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोर सीवी हमेशा ही बैड थिंग है, दैट इज नॉट ऑलवेज। मोर सीवी ज्यादा बैड होगा ये कोई जरूरी नहीं है। मोर सीवी वाले प्लेयर को उतारेंगे क्योंकि यही हमारी नैया को पार लगा सकता है। चलो ये तो हो गई क्रिकेट की बात। अब थोड़ा हम लोग अपने लाइफ में इसको यूज कर लें। कई लोगों के कई कई बड़े बड़े सपने होंगे। सीवी का यूज कहाँ कहाँ होता है? मान लो आपने इकॉनर्स किया, काफी अच्छे नंबर से पास भी करके, अब आपको जॉब चाहिए। आप एमए को करते रहोगे साइड में या डिस्टेंस से करोगे, या चलो एमए को कर लिया उसके से आपको जॉब चाहिए। अब आपके पास दो कंपनी के ऑफर आ रहे हैं, ए और बी। आपने दोनों कंपनी के बारे में पता लगाया। पहले वाले कंपनी में एवरेज सैलरी 1.5 लाख पर मंथ की जा रही है। हर एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी निकाला गया है 1.5 लाख। जरूरी नहीं है कि सबको इतना ही मिल रहा होगा, किसी को इससे कम मिल रहा होगा, किसी को इससे ज्यादा मिल रहा होगा। पर मंथ है ये। दूसरी कंपनी में सिर्फ 1.3 लाख है एवरेज सैलरी पर मंथ। अब कुछ जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे वो सीधा क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कंपनी ए का। अरे यहाँ ज्यादा सैलरी है, मुझे पता है, यहाँ तो 1.5 लाख मिलेगा, यहाँ तो बस 1.3 है, तो यहाँ कुछ भी होगा, बी में कम ही सैलरी देगा। लेकिन आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे ध्यान नहीं दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ का है सपोज करो 20 और यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। एक मिनट, नहीं उल्टा करना है मुझे, उधर ज्यादा करना है। जब सब कुछ इधर ज्यादा होगा तब तो फिर इधर ही लोग ले लेंगे ना। इधर ले लो 12 और उधर ले लो 20।
अब आपका सोचने का नजरिया बदल जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि फॉर्म ए जो मुझे ऑफर कर रहा है, ठीक है 1.5 लाख पर मंथ तो दे रहा है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम है, यानी यहाँ प्रमोशन के चांसेस कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, यानी हाईएस्ट सैलरी भी बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होगा, सबका लगभग 1.5 लाख के आसपास ही है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा होने का मतलब है कि 1.3 माइनस 3 इंटू 20 प्लस 1.3 से 1.3 प्लस 3 इंटू 20,000 ले लो, 20,000, ये लाख है और ये 1000 है, ये लाख है और ये 1000 है, याद रखना आप। इधर हो गया 20,000। तो आप समझ रहे हो आपकी पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। इसको निकाल ही लो ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तब आपने कैलकुलेशन किया 1.3 माइनस 60 कितना हो गया 90,000, 0.9 लाख से लेकर के 1.3 लाख और प्लस 60 यानी कि 1.3 और 1.9 लाख, और यहाँ सिर्फ 36 यानी 1.86 लाख तक हाईएस्ट पैकेज गया, और लोएस्ट पैकेज 12 इंटू 3 माइनस किया 36 तो 1.12 लाख से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ज्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है 1.9, और यहाँ तो सिर्फ 1.86। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो कुछ जो चैलेंजिंग वाले पीपल होंगे वो कौन से कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे, कंपनी ए या कंपनी बी? कंपनी बी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, तो वहां प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने गलती की तो आपका डिमोशन भी हो सकता है, लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा पैकेज पे जाना है, तो वो कंपनी बी को चूज करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे अपना जॉब सिक्योर करना है, ज्यादा लालच नहीं करनी। हर हर तरह के आदमी होते, इंसान होते धरती पर, मुझे ज्यादा लालच नहीं करनी, मुझे सिक्योर्ड जॉब चाहिए, ज्यादा डिमोशन भी ना हो, ज्यादा प्रमोशन भी ना हो, ठीक ठीक चलता रहे, थोड़ा आराम वाला जॉब चाहिए, रिस्क मुझे नहीं लेना, तो वो कंपनी ए को चूज करेगा। यानी रिस्क फैक्टर जो है वो कम होगा इफ सीवी ऑफ ए इज लेस देन सीवी ऑफ बी, तब हम कंपनी ए को ही चूज करेंगे जिनको रिस्क फैक्टर कम चाहिए। लेकिन नहीं, जिनका बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन है, लेस रिस्क फैक्टर, और यहाँ पर मोर रिस्क फैक्टर, तो मोर रिस्क फैक्टर में ही आपका ग्रोथ भी ज़्यादा होने का चांसेस होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस फॉर्म को चूज करना चाहते हो। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने अभी सिर्फ दो ही जगह से एग्जाम्पल लिए हैं, एक आपका स्पोर्ट्स से एग्जाम्पल लिया है, एक आपका कैरियर चूजिंग ऑप्शन से एग्जाम्पल लिया है। ऐसे बहुत जगह लगते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है, हर जगह स्टैटिस्टिक्स लगता है, आप पता नहीं लगा सकते आपको कहाँ कहाँ लगता है। एक्चुअरियल, ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, सब जगह स्टैटिस्टिक्स लगता है। तो सब पढ़ाएंगे आगे चैप्टर 7 और 8 में। अभी चैप्टर 2 खत्म होता है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नाउ सी, अभी जो आपने पूछा है कि कैसे, एक बार फिर से समझाओ, देखो फिर से इसको समझाते हैं। अगर कोई दो कंपनी है और एक का सीवी अगर कम आ गया और एवरेज अगर ज्यादा है, तो हम एवरेज को सिर्फ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि एवरेज ज्यादा हो सकता है लेकिन सीवी कम है, तो सीवी कम वाले को हम ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छा, एवरेज उसका ज्यादा कर दो ना, तभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा। हाँ, बी का भले ही एवरेज ज्यादा है, फिर भी हम ए को चूज करेंगे, क्योंकि ए में सीवी कम है। अगर आप शांति की और रईस वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं मचाना चाहते, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, मैं 5-10 साल टेंशन लेने को तैयार हूं, तभी तो मेरा कुछ ग्रोथ भी होगा। तो जिनको वैसा चाहिए वो सीवी बी, मतलब बी कंपनी को चूज करेंगे, क्योंकि सीवी ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा रेंज हो जाएगा, ज्यादा डेटा फैला हुआ होगा, यानी एवरेज से आप ज्यादा आगे जाओगे, एवरेज से ज्यादा आगे जाओगे, तो हाईएस्ट पैकेज ज्यादा बड़ा मिलेगा आपको उस कंपनी में, पॉसिबिलिटी है। अरे कोई कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को पे कर रही है हायर पैकेज, तभी तो आपके लिए भी पॉसिबिलिटी है ना कि आप भी कभी उस पोजीशन पे पहुंचोगे, आपको भी वो पैकेज मिलेगा। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है। आगे बात समझ में समीर?
अच्छा, तो लास्ट क्लास में आप नहीं थे? लास्ट क्लास, हाँ लास्ट क्लास में नहीं थे। ये निकाला है मैंने, ये है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन जो बताया था मैंने लास्ट क्लास में। पहुंचते ही है ना, वहीं पे बता देते हैं। ये रहा कि अगर आपने मीन में से एक स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस किया और एक स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस किया, इस बीच में आपके पूरे डेटा कवरेज हो जाएंगे 68.27। यानी अगर 100 बच्चे हैं आपके पास तो उसमें से 68 बच्चों का नंबर इसी रेंज में लाई करेगा। अगर आप -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक का रेंज बना लेते हो, इसमें 95.45% डेटा लाई करेगा। अगर आप 3 सिग्मा से 3 सिग्मा तक चले जाते हो, मतलब एक बार 3 सिग्मा का डिफरेंस लेस कर दो, 3 सिग्मा प्लस कर दो, तो लगभग लगभग पूरा डेटा यानी कि 99.73% कवर हो जाता है। इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन में भी 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस और प्लस किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम कवरेज के लिए 3 स्टैंडर्ड डिविएशन को ही माइनस और सब्ट्रैक्ट करना, मतलब माइनस और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस कर देंगे मीन में, तो 3 टाइम्स हमने प्लस माइनस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का पैकेज मिल गया। यहाँ पर 3 टाइम्स प्लस माइनस कर दिया, ये देखो ना, 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये पैकेज मिल गया। आगे बात समझ में समीर? ठीक है, तो जब पूरा डेटा कवर करना होता है तो हम मीन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन +3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक जाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से हम पूछेंगे आपसे चैप्टर 4 में। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे ना, तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जाती है और -3 तक, वहां पे हम बताएंगे 3.9 और 3 तक जाएगी। ठीक है, वहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा डिस्पर्शन का द एंड विथ सीवी। तो डिस्पर्शन में हमने सीखा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस उसी का स्क्वायर होता है। उसके बाद से सीखा सीवी। ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इनमें से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस एंड सीवी। अब सेकेंड टॉपिक हमारा चैप्टर 1 का कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक हमने एवरेजेस किया था, जिसमें मीन मीडियन मोड कर लिया था। सेकेंड टॉपिक हमने डिस्पर्शन किया। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड टॉपिक। काफी बड़ा लिख रहे हैं आप, समझ जाना, बड़ा से इसका वेटेज, मतलब न्यू टॉपिक शुरू हो गया चैप्टर 1 का। स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। देखो, ग्राफ का एक नेचर होता है स्क्यूनेस। पहले हम लोग स्क्यूनेस पढ़ेंगे। अगर डेटा इस तरीके का है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, डेटा का ग्राफ बना दिया, अगर इस टाइप का है कि मीन के राइट में जैसा शेप है और जितना लेंथ है उतना ही अगर लेफ्ट में भी है, दैट मीन्स इफ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स बार, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, तो हम कहते हैं नो स्क्यूनेस। नो स्क्यूनेस। और एक कोफिशिएंट होता है स्क्यूनेस का, कोफिशिएंट, स्क्यूनेस कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि स्क्यूनेस का कौन कौन सा कोफिशिएंट होता है। जब मोमेंट पढ़ लेंगे ना तब निकालना सीखेंगे। अभी बस जान लो आपकी कुछ होता है मैथमेटिकल वैल्यू जो मेजर करता है स्क्यूनेस, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। आपको बता दें कि ऐसे डेटा में मीन भी यही होता है, मीडियन भी यही होता है और मोड भी यही होता है। मीन भी यही, मीडियन भी यही और मोड भी यही। नेक्स्ट ग्राफ देखो, इस तरीके का नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, इस तरीके का। इसमें दिस वन इज मोड, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मीन,
बीच में होगा मीडियन। मीडियन से रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मीडियन लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में, मीन एंड मोड। कितने रेशियो में डिवाइड करता है, किसी को याद है कितने? तो कौन सा पॉइंट किसके पास होता है? 1:2 के रेशियो में तो डिवाइड करता है, लेकिन कौन सा किसके पास होता है? हम्म तो मीडियन जो है वो क्लोज होगा, क्योंकि मोड का अगर भूल गए हो तो याद है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन इज इक्वल टू आता था मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3। अगर भूल जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो 1 प्लस 2। तो 2 जो है वो मीन के साथ मल्टीप्लाई है, यानी एक तरफ मीन रखो एक तरफ मोड रखो। 2 मीन के साथ मल्टीप्लाई है, यानी इधर का फैक्टर होगा 2 और इधर का होगा 1। सो दिस इज द प्लेस ऑफ मीडियन। तो मीडियन विल बी क्लोजर टू मीन। तो ये आप इंपेरिकल रिलेशनशिप से भी निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये मीन है तो मीडियन का पोजीशन कहाँ होना चाहिए? इसके बीच में 3 पार्ट में डिवाइड करो, यहां होगा मीडियन। तो जब मोड सबसे छोटी वैल्यू फिर मीडियन फिर मीन, अगर ऐसा होने लगे, मीडियन फिर मीन, और इधर का लॉन्ग टेल है, इधर का लॉन्ग टेल मतलब ये देखो ज्यादा बड़ा लेंथ है ग्राफ का, लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा है, तो हम इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड। मतलब राइट हैंड साइड पे अगर बड़ा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है। अब ग्राफिकल नेचर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आएगा ग्रेटर देन 0। थर्ड वन इज नेगेटिवली स्क्यूड। अब आप समझ ही गए होंगे। तो बीच में होता है मोड, ऑन एन एवरेज मीन यहाँ है, तो इसके बीच में फिर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो एंड दिस प्लेस इज फॉर मीडियन। तो अब उल्टा है, मीन सबसे छोटी वैल्यू फिर मीडियन फिर मोड, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी नेगेटिव। अब आपको बता दें कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो बीटा 1 और गामा 1 दोनों देंगे। तो बीटा 1 भी 0 और गामा 1 भी 0। यहाँ पर बीटा 1 अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि हम बीटा 1 और गामा 1 कैसे निकालते हैं। बीटा 1 भी पॉजिटिव, गामा 1 भी पॉजिटिव। यहाँ पर बीटा 1 नेगेटिव, गामा 1 नेगेटिव। तो आपको यही पढ़ना है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड का मीनिंग समझना है कि क्या नेचर होता है ग्राफ का। दैट मीन्स स्क्यूड का मतलब है सिमेट्रिकल नहीं है। तो स्क्यूनेस जो है वो क्या मेजर करता है? स्क्यूनेस मेजर्स asymmetrical nature. It measures asymmetrical nature of the graph. ग्राफ का asymmetrical नेचर ये बताता है स्क्यूनेस, कितना asymmetrical है, यही मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। और यही आपके डिवोर के फर्स्ट चैप्टर में यूज किया है, हर जगह हिस्टोग्राम बना करके उसका नेचर पूछा है कि किस टाइप का नेचर होगा। तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ये हमें डिसाइड करना होगा। तो जब तक ये टॉपिक पढ़ेंगे नहीं कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसलिए टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक्स में। वैसे तो स्क्यूनेस मेजर करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हमें सिर्फ मोमेंट वाला पढ़ना है, तो मोमेंट वाला ही पढ़ेंगे। बहुत कुछ है, कार्ल पियर्सन और ये सब उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेबस में कुछ रिवाइज हुआ या ऐड हुआ तो फिर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ मोमेंट स्क्यूनेस कोफिशिएंट ही पढ़ना है। तो स्क्यूनेस तो जान गए, अब कर्टोसिस भी जान लो, उसके बाद से मोमेंट्स पे चलेंगे। कर्टोसिस क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये लाइट ब्लू कलर का कर्व जो है ये नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व मतलब इसका अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लेंथ और ब्रेथ का रेशियो का। कोई कोई कर्व
ज्यादा फैले और पतले हो जाते और हाइट में ज्यादा। ये देखो, जो नॉर्मल कर्व होते हैं उनका नाम होता है मेजोकर्टिक। मेजोकर्टिक मतलब नॉर्मल, सब कुछ एप्रोप्रिएट है। लेकिन नॉर्मल शेप से जो थोड़े से अलग हो जाते हैं और जिनका पिक मतलब हाईएस्ट पिक ऊपर चला जाता है, हायर देन द नॉर्मल कर्व, इनको कहते हैं लेप्टोकर्टिक। अब कौन सा कलर चूज कर लें? पर्पल चूज कर लेते हैं। ये देखो, और थोड़ा सा ये फ्लैट और इस तरीके का कर्व होता है, इसको हम कहते हैं प्लैटीकर्टिक। प्लैटीकर्टिक, प्लैटीकर्टिक ने एक प्लैटिपस एनिमल होता है जो सी के किनारे पाया जाता है, इंडिया में तो नहीं पाया जाता। आप देखोगे तो उसी के शेप का होता है, इसलिए इसको प्लैटिपस एनिमल होता है, इसलिए इसको प्लैटीकर्टिक कहा गया है। लेप्टो का मतलब होता है कंगारू। तो ऐसा लगता है कि कंगारू ना, दो कंगारू आमने सामने फेस करके खड़े हैं लॉन्ग टेल के साथ, इसलिए लेप्टो फ्रॉम कंगारू या कैंगरू। ठीक है, तो कैंगरू से मिलता है इनका, इसलिए इसको लेप्टो नाम दिया गया है। अब ये भी नेचर हमें डिस्कस करना है, तो इन सब के लिए वैल्यूज होती है बीटा टू की। बीटा टू जो है वो ग्रेटर देन 3। मेजोकार्टिक में बीटा टू की वैल्यू 3 आती है और प्लैटीकर्टिक में बीटा टू की वैल्यू 3 से छोटी होती है। गामा टू इज ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ कार्टोसिस, तो गामा टू आ जाता है ग्रेटर देन 0, और इधर गामा टू आ जाता है 0, और इधर आ जाता है गामा टू लेस देन 0। अब ये है क्या, बहुत आप लोगों को हेडेक हो रहा होगा कि मैम सिर्फ कराया जा रही है बीटा वन बीटा टू गामा वन गामा टू, ये सब आएंगे कहाँ से? तो अब उन्हीं पे हम लोग चल रहे हैं बच्चे। मोमेंट्स पहले निकालना सीखेंगे और फिर मोमेंट का यूज करेंगे बीटा वन गामा टू निकालने में। लेकिन अभी आप बताओ कि आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस का मीनिंग समझ में आ गया सभी को, कि ये क्या क्या मेजर करते हैं। ग्राफ हमारा 2D में बनता है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो ऑन अ पीस ऑफ पेपर वी कैन मेजर ओनली 2 डायमेंशन, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो लेंथ वाइज स्क्यूनेस देख ली, और ब्रेथ को या फिर हाइट वाइज हमने कर्टोसिस देख लिया। तो ग्राफ में दो ही डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए स्क्यूनेस है, वर्टिकल के लिए कर्टोसिस है। तो ये हमारा नेचर ऑफ ग्राफ डिस्कस करने के काम में आता है। क्लियर बच्चे? क्लियर है, तो मोमेंट पे बढ़े, अब कैसे निकाला जाता है उस पे भी चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है स्क्यूनेस और कर्टोसिस में? नहीं, ठीक है। अब चलते हैं मोमेंट्स। मोमेंट्स मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन है, डेटा है, कुक्ड डेटा कहेंगे इसको, जो कि निकाला जाता है फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन। मोमेंट तीन टाइप के हमें मोमेंट पढ़ने हैं। सेंट्रल मोमेंट, ये चैप्टर 6 में भी आएगा और चैप्टर 4 में भी आएगा, और 6 में तो इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। सेंट्रल मोमेंट, आर्बिट्ररी मोमेंट एंड मोमेंट्स अबाउट origin। मोमेंट्स अबाउट origin, या फिर इसको कभी कभी हम लोग रॉ मोमेंट्स भी कहते हैं। इनके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है μ1, μ2, μ3, μ4। होते तो और भी मोमेंट्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ 4 मोमेंट्स तक ही पढ़ना है, μ1, μ2, μ3 एंड μ4। इसलिए हम लोग सिर्फ 4 मोमेंट को ही डिस्कस करेंगे। होने को तो ये 20, 100 कोई भी मोमेंट हो सकता है। यहाँ पर डैश लग जाएगा, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। रॉ मोमेंट्स को v1, v2, v3, v4।
अब देखो जरा फॉर्मूला बनाने का तरीका एक जगह समझ गए ना, तीनों जगह आप खुद ही फॉर्मूला बना लोगे। यहां ध्यान दो, म्यू1 का मतलब होगा समेशन, इंडिविजुअल में बना रहे हैं आप ये फॉर्मूला, x माइनस एक्स मीन का पावर 1 अपॉन n। कोई बता सकता है मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी? लास्ट क्लास में भी मैंने पूछा था, तब भी मैंने कहा था कि हर चैप्टर में ये रिपीट होगा। 0, ये है फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीन, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल जो आपके दिमाग में चल रहा है वही सही बात है कि फर्स्ट मोमेंट हमेशा ही 0 आएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा ही 0 होगा, चाहे कोई भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो। सेकेंड मोमेंट निकालोगे μ2 तो आ जाएगा x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, फिर उसका सम और अपॉन n। अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस? देखते हैं किसकी याददाश्त कितनी तेज है। ये लास्ट क्लास में कोई फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, किसी को मिला? कुछ कुछ सही है, एग्जैक्टली नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। तो ये भी अब आपको याद रख लेना है, ये सब ना जीके होते हैं, स्टैट्स के, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, कि μ2 हमेशा वेरिएंस ही होता है और μ1 इज ऑलवेज 0। ज्यादा वैल्यूएबल ये होते हैं, इन पे स्टार लगाओ। ये सब तो हेल्प के लिए निकाले जाते हैं, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, लेकिन हमारा फाइनली यहाँ तक पहुंचना ही होता है, सेंट्रल मोमेंट ही हमारे काम का है। लेकिन अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, देयर इज नथिंग रिलेटेड विथ μ3, ऐसा कुछ भी नहीं है। x माइनस एक्स मीन का क्यूब अपॉन n, ये कुछ नहीं होता। μ4 समेशन अब आप समझ गए होंगे, 4 है तो कितना पावर आ जाएगा, पावर 4 अपॉन n। तो चारों निकालना सीख गए, ये इंडिविजुअल के फॉर्मूले हैं, इंडिविजुअल के। अब डिस्क्रीट में इसका हेडिंग लिखने दो, इंडिविजुअल। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में बस समेशन लेने से पहले आप उसको एक बार फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतनी ही डिमांड है, और n की जगह समेशन f डाल देना है, तो भी ये 0 ही आएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब μ2 का बताओ, समेशन f x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन समेशन f, ये हमेशा ही वेरिएंस ही होता है। μ3 इज इक्वल टू समेशन f x माइनस एक्स मीन का क्यूब अपॉन समेशन f, और μ4 इज इक्वल टू समेशन f x माइनस एक्स मीन का होल क्यूब, नहीं 4, एक मिनट, 4 अपॉन समेशन f। ये हो गया डिस्क्रीट। अब देखो कॉन्टिन्यूअस में कैसे निकालते हैं, सीधा एक ही बार में μr का फॉर्मूला लिख दें कॉन्टिन्यूअस के लिए, समझ जाओगे आप लोग। f x माइनस एक्स मीन टू द पावर r अपॉन समेशन f, सब समझ रहे हो, r की वैल्यू चेंज करते चलो, μ1 μ2 μ3 μ4 चारों मिल जाएंगे। बार बार इतना लिखने का फायदा क्या है? समझ में आ गई सभी को बात? जौन सा मोमेंट आपको चाहिए, r की वैल्यू आप वही पुट कर दो, वही मोमेंट आ जाना है। लेकिन कभी कभी, यस, अभी थोड़ी देर बस रुक जाओ, 2-3 मिनट और, उसके बाद से वो बता करके हम क्लास आज की खत्म करेंगे। वही β1 β2 γ1 γ2 निकालने का फॉर्मूला में मोमेंट यूज होगा, और वो क्या बताते हैं ये तो आपको पता है, β1 β2 γ1 γ2, ठीक है। अभी देखो, पहले मोमेंट तो समझ जाए, म्यू आर हो जाएगा समेशन f, अगर किसी ने डेविएशन लिया है, हाइट मतलब क्लास हाइट से डिवाइड करके
तो उनको ध्यान ये रखना है कि उसी h की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर μ4 निकालते समय आपने समेशन f x माइनस एक्स मीन बाई h टू द पावर 4 किया था, तो फिर आपको बाहर से h टू द पावर 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गए कॉन्टिन्यूअस के। अब काफी बच्चों से वेट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको बता दें बीटा 1 बीटा 2 इन सब का फॉर्मूला। ठीक है, तब फिर हम लोग चलेंगे दूसरे पे। बीटा वन का फॉर्मूला होता है सेंट्रल मोमेंट थर्ड का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब। ये होता है बीटा 1। बीटा 2 होता है μ4 अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। यानी सेंट्रल मोमेंट होगा तभी आप निकाल पाओगे। इसीलिए मैंने μ4 तक का ही फॉर्मूला आपको बताया, क्योंकि उससे ज्यादा का हमें जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनो। sometimes μ2 is negative, sorry μ3 is negative. Sometimes μ3 is negative, but यहां तो है μ3 का स्क्वायर, यहां तो है μ3 का स्क्वायर, but बीटा 1 comes to be positive, giving wrong impression, wrong impression of positive skewness. कभी कभी μ3 नेगेटिव होता है, तो बीटा 1 के फॉर्मूले में थोड़ा सा इनकरेक्टनेस है कि μ3 का स्क्वायर होता है, μ3 का स्क्वायर होता है। इस वजह से जब μ3 नेगेटिव आ रहा हो तो फिर हम बीटा 1 को अच्छा मेजर नहीं मानते, इंप्रेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस। सो बीटा 1 इज नॉट गुड, सो बीटा 1 इज नॉट गुड। कब? जब μ3 इज नेगेटिव। जब μ3 नेगेटिव है तो बीटा 1 इज नॉट गुड, then we use gamma 1, and gamma 1 is root under beta 1। तो gamma 1 क्या हो गया? μ3 अपॉन रूट अंडर μ2 का क्यूब। तो देखो ना, अब अगर μ3 नेगेटिव आ रहा होगा तो गामा 1 बिल्कुल एग्जैक्ट सही वैल्यू बताएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस ही बताएगा। तो बीटा 1 और गामा 1 आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन बीटा 1 हम तब यूज नहीं करते जब μ3 नेगेटिव आ रहा होता है, तब हम गामा 1 यूज करते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आपको लिखना होगा अगर ये कोर्स में इंक्लूड हुआ तो, कि अगर बीटा वाई गामा 1 इज बेटर देन बीटा 1, तो आपको लिखना पड़ेगा ये वाला लाइन। अब आप बीटा 2 पे आ जाओ। बीटा 1 इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यही स्क्यूनेस मेजर करके बताएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मतलब किसी क्वेश्चन में हम ये μ3 और μ2 निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर बीटा 1 0 है तो नो स्क्यूनेस, अगर बीटा 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। हम कहेंगे कि ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ज्यादा फैला हुआ राइट में। और अगर बीटा 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, यानी ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, यहाँ पर ग्राफ राइट में जाएगा। समझ में आई बात? गामा 1 का भी सेम है, गामा 1 इज इक्वल टू 0 तो नो स्क्यूनेस, गामा 1 पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, एंड गामा 1 अगर नेगेटिव तो नेगेटिव स्क्यूनेस। तो ग्राफ का नेचर तुम्हें पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब होते हैं मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मोमेंट कोफिशिएंट और भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मोमेंट पढ़ना है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आज सिर्फ फॉर्मूला करा रहे हैं। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 बाय म्यू 2 का स्क्वायर। अब आपको याद है कि इफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ग्राफ इज मेसोकार्टिक। ग्राफ इज मेसोकार्टिक मतलब नॉर्मल हाइट होगी, नॉर्मल सी होगी। इफ B2 इज ग्रेटर देन 3 तब लेप्टोकार्टिक। इफ बीटा 2 इज लेस देन 3 तब हम कहेंगे प्लैटिकर्टिक। शेप आपको पता है तीनों में क्या होता है। मेसोकार्टिक मतलब नॉर्मल, लेप्टोकार्टिक मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा पिक, और प्लैटिकर्टिक मतलब फ्लैट कर्व। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया ये 3 से कंपेयर करके क्यों बताया जा रहा है, तो लोगों ने अपने हिसाब से चेंज कर दिया कि लेट गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। अब बताओ कि जहां पर बीटा 2 3 हो रहा है वहां पर गामा 2 अब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहां पर गामा 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहां अगर बीटा 2 लेस देन 3 है तो गामा 2 क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव। तो गामा 2 यूज करो या बीटा 2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम रिजल्ट आना है, क्योंकि हमें नेचर बताना है। कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता, नेचर बताना है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन 3, लेस देन 3, ये सब कंपेयर करके हमें नेचर बताना होता है। क्लियर बच्चे? यस। नहीं, यहाँ नहीं है, क्योंकि म्यू4 हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्यों, आप देखो ना, म्यू4 में तो हमेशा वी हैव ऑलवेज पावर 4, सो इट इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव। और म्यू2 भी हमेशा ही पॉजिटिव आएगा ना, पावर 2 होता है, और समेशन एफ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो म्यू2 और म्यू4 हमेशा ही पॉजिटिव आते हैं, इसलिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, म्यू4 एंड म्यू2 हमेशा ही पॉजिटिव आते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन म्यू3 नेगेटिव आ सकता है, पावर 3 है ना, इसलिए। ओके बच्चे, किसी को कुछ पूछना है इसमें, बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 में? नो मैम, और इसका क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फॉर्मूला अभी यहाँ लिखना है हमें। ये दोनों कॉलम अभी कंप्लीट करने हैं, आर्बिट्ररी मोमेंट वाले और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो बस हार्डली हम आपका 5 मिनट्स और लेंगे। नाउ सी, बहुत ही इजी है फॉर्मूला को समझना। जैसे यहाँ हमने डेविएशन जो लिया था वो x माइनस एक्स मीन लिया था, ये देख रहे हो हर जगह x मीन x मीन x मीन ही लिया है। यहाँ पर डेविएशन लेते समय x माइनस ए ले लेंगे, तभी नाम है आर्बिट्ररी, a इज आर्बिट्ररी ओरिजिन। और यहाँ पर अबाउट ओरिजिन का मतलब है d की जगह पे हमेशा x माइनस 0 ले लेंगे। तो जरा फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखते चलो, तो देखो तो μ1 डैश डैश, क्योंकि ये डिफरेंट है सेंट्रल मोमेंट से, so that will be x minus a upon n. mu2 dash, that will be summation x minus a का होल स्क्वायर अपॉन n। अब आप समझ गए होंगे। तो फॉर्मूला इसी तरीके से समझा जाता है, सारे फॉर्मूले रटे नहीं जाते। x माइनस a का क्यूब अपॉन n, μ4 डैश इज इक्वल टू समेशन x माइनस a का पावर 4 अपॉन n। नाउ सी, अब v1 चाहिए तो समेशन x माइनस 0 अपॉन n। अब आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ पूछने वाले हैं हम आपसे। x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन n, v3 इज इक्वल टू x माइनस 0 का क्यूब अपॉन n, यानी सिंपली ये है x क्यूब बाई n। और यही चैप्टर 6 में रिपीट होगा फिर से। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस समेशन x बाई n v1? फर्स्ट रॉ मोमेंट क्या होता है हमेशा? किसी से कोई जवाब नहीं? मीन है, हाँ। तो फर्स्ट रॉ मोमेंट इज ऑलवेज मीन, ठीक है। और यहां पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो समेशन x बाई एन माइनस ए एन बाई एन, एन एन कैंसिल हो जाएगा। देखो समेशन को ब्रेक कर रहे हैं दोनों पे, ये हो जाएगा मीन माइनस ए,
यानी फॉर्मूला है μ1 डैश इज इक्वल टू मीन माइनस ए। ये कभी कभी मीन निकालने वक्त फर्स्ट मोमेंट का यूज हम लोग कर लेते हैं। कंप्लीट बच्चे ये वाला। अब डिस्क्रीट में आ जाओ। आर्बिट्ररी में आपको पता है μ1 डैश होगा, तो बस x की जगह मीन की जगह पे क्या कर देना है a, बाकी सारी चीजें सेम है। अब ये जीरो नहीं आएगा। μ2 डैश अब आप समझ चुके हो तो डायरेक्टली लिख दे। μr डैश इज इक्वल टू समेशन f x माइनस a टू द पावर r बाय समेशन f। यहाँ क्या आ जाएगा vr इज इक्वल टू समेशन f, बस इसको गायब कर देना है ना जीरो को, समेशन x एफ एक्स टू द पावर r बाय समेशन f। यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस में μr डैश इज इक्वल टू समेशन f x माइनस a टू द पावर r बाय समेशन f। बस मीन की जगह a ले लेना है हमें। μr डैश अगर आपने किसी स्केल से डिवाइड किया है तो उतने ही स्केल के पावर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। इन सब पे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करना है। अभी एक क्लास और आपका लगेगा मोमेंट में। और इधर वी आर डैश जब आप निकाल रहे होगे तो समेशन एफ एक्स टू द पावर आर बाय समेशन एफ अगर आपने डिवाइड किया है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कहीं भी, तो फिर उसी के पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी फर्स्ट मोमेंट है तो h से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मोमेंट है तो h स्क्वायर से, थर्ड मोमेंट है तो h क्यूब से, लाइक दिस वे। तो ये थे हमारे सारे फॉर्मूले मोमेंट के। एंड व्हाट वाज क्लास नंबर टुडे? सिक्स्थ था ना। एक बार जब इतना आ ही गए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। सिक्स्थ। तो आज के क्लास में बच्चे बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का 2 टॉपिक किया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और चैप्टर 1 में क्लास 7th में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ओवर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। न्यूमेरिकल्स ओवर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। उसके बाद से फिर हम अपने डिवोर बुक पे चल पड़ेंगे जो कि रीडिंग होगी। उसमें हिस्टोग्राम बनाना है और फिर कुछ कुछ छोटी मोटी बातें हैं, उसके क्वेश्चंस के टाइप ही अलग है, तो वो सब फिर हम लोग करेंगे। 1-2 क्लास उसमें लगेगा। उसके बाद से फिर हम लोग असाइनमेंट पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास इज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। हाँ, तो अभी इस वीक में देखो असाइनमेंट की क्लास लगती है या नहीं। अगर एक लगेगी तो शायद फ्राइडे को लग जाए, अगर उसके पहले ख़त्म हो गया तो, नहीं तो फिर मंडे से लगेगी। ठीक है बच्चे? तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।